हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो हमारी चर्चा है वो इस बात पे रहेगी कि हमारा जो सीयूईटी का जो सिलेबस है, हिस्ट्री, वो क्या है, कैसे रहेगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। हालांकि बोर्ड के सिलेबस में और सीयूईटी के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि एनसीईआरटी से वैसे तो हटा दिए गए हैं और बोर्ड के सिलेबस में का पार्ट भी नहीं है, लेकिन वो सीयूईटी के सिलेबस में अभी भी हमारे हिस्ट्री के सेक्शन में हैं वो चैप्टर्स। तो उन पर भी हमारी चर्चा रहेगी। इसके साथ साथ एक जो पढ़ने की अप्रोच है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। जब हम एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी एक फर्क रहता है कि कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस आने हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे आपके जिसके अंदर आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा या कुछ सोर्स दे दिया जाएगा जिससे आपको आंसर देने होंगे, लेकिन वो भी एमसीक्यू फॉर्म में ही रहेंगे। तो हमें इसमें यही देखना है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उस वो हमारा इसमें पहला पॉइंट है। अगर आप इस यहां पर इसको देखोगे तो यहां पर लिख रखा है अर्ली अर्बन सेंटर्स। ठीक है। इसके अंदर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अर्बन सेंटर्स रहे, जो उस सिविलाइजेशन के आप कह सकते हो कि जब वो पीक टाइम पीरियड में थी तो एक पूरी की पूरी सिटी सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं जो भी आप उस टाइम पीरियड के जो हिस्टोरियन है, जैसे कि आप देखोगे जॉन मार्शल है। ठीक है। इनके साथ साथ आपको अलेक्जेंडर कनिंघम मिल जाएंगे। उसके साथ आर एम व्हीलर। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पीरियड में इन साइट्स का सर्वे किया और इन साइट्स के ऊपर अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश की। तो वो भी हम उसका भी डिस्कशन रहेगा। ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे डिस्कशन ऑन हाउ इट हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, और उनकी जो रिपोर्ट्स जो उस टाइम पीरियड में पब्लिश की गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर, उसको बाद में कैसे यूटिलाइज किया गया, उससे क्या हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस निकाली गई हैं, उन पर भी हमारा क्या है विशेष चर्चा रहेगी इसके अंदर, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन को तो पढ़ना ही पढ़ना है हमने। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं वो भी हमारे इसमें टॉपिक का पार्ट रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पर चलें तो आप यहां पर देखोगे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शन टेल अ स्टोरी। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम किसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री पर बात करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है सोर्सेस। ये एक एनसीईआरटी की खासियत है। जब भी हम किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो उसके सोर्सेस पर डिस्कशन भी रहता है कि हमारे सोर्सेस कौन कौन से हैं उसके। ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर जो मेन फोकस है वो है इंस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा। तो जो ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा जो फोकस्ड है वो मौर्यन एम्पायर से लेकर गुप्त पीरियड तक ये बात करता है। ठीक है। उसके जो आप कह सकते हो इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस हैं वो कैसे पढ़े गए, उनको पढ़ने वाला पहला पर्सन कौन था, कैसे उनको डिसाइफर किया गया, उनकी जो डिसाइफर करने की स्टोरी है। जैसे अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर मिलते हैं, तो उसको कैसे डिसाइफर किया गया। जेम्स प्रिंसेप पहला आदमी था जिन्होंने उसको पढ़ा और फिर वो हमारे लिए आप कह सकते हो कि उसने हिस्ट्री के नए दरवाजे खोल दिए। ठीक है। उससे पहले अशोकन टाइम पीरियड की हिस्ट्री इतनी क्लियर नहीं थी जितना उसके इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर हमें उसके बारे में नॉलेज मिली। तो ये भी हमारा जो है वो टॉपिक का पार्ट रहेगा। इसके साथ उसकी स्क्रिप्ट क्या है, शिफ्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो यहां पर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को फोकस में लेकर चलेंगे। जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो ये आ जाएगा कि कौन कौन से रूलर रहे, क्या उनका टाइम पीरियड था, क्या टेन्योर था, इसका डिस्कशन रहेगा। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी,
इसके साथ साथ आप देखोगे विमेंस की कंडीशन कैसी थी, ठीक है, ट्रेड की क्या सिचुएशन थी। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर फोकस करके चलते हैं। वो टाइम पीरियड अलग था जब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि राजाओं महाराजाओं की बात की जाती थी, जो हिस्ट्री थी वो लिमिटेड थी किंग्स तक। लेकिन आज के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री उसका जो फोकस है वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमिक हिस्ट्री और उसके साथ साथ सोशल हिस्ट्री पर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो हम उसको भी साथ साथ देखकर चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमें जो आप देख सकते हो, आपकी अगर आप बुक देखोगे उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज जो हमें दे रखे हैं। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन से भी कुछ बातें वहां पर मेंशन की गई हैं कि वो क्या क्या कहता है अशोक का इंस्क्रिप्शन। गुप्ताज के टाइम पीरियड के जैसे इंस्क्रिप्शन है उनके उनसे भी बातें लेकर एग्जैक्टली मेंशन की गई हैं। जैसे गुप्त पीरियड के अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो एक बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के टाइम से रिलेटेड है। ये वहां से भी हमने जो एनसीईआरटी है उसमें सोर्सेज लिए गए हैं, तो उस पर भी हमारा डिस्कशन रहेगा, ठीक है। और फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस बाय हिस्टोरियंस। इसमें यह है कि इंस्क्रिप्शंस कई बार क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज ना क्लियर होने के कारण कुछ चीजें हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो कुछ चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है, उनका मतलब निकाला जाता है। तो हिस्टोरियंस ने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है उन इंस्क्रिप्शन से, वो भी हमारे टॉपिक का पार्ट है। चलिए देखिए आगे। फिर है हमारी यूनिट थर्ड, सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग महाभारत। देखिए इस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा चैप्टर है वो सोशल हिस्ट्री पर फोकस करता है, ठीक है। सोशल हिस्ट्री किस टाइम पीरियड की, अगर तो ये जो इंडियन हिस्ट्री का महाजनपद पीरियड जिसे कहा जाता है, उस टाइम पीरियड की सोशल हिस्ट्री डिस्कवर करने की कोशिश की गई है कि क्या विमेंस की कंडीशन थी, रिचुअल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, मैरिज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कास्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता था, क्लास सिस्टम कैसे काम करता था। ये सब उसकी जो जानकारी है हमें वो इस चैप्टर में दी गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ महाभारत। थ्रू आउट टाइम के साथ साथ महाभारत में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, क्या क्या उसमें नई चीजें ऐड कर दी गई टाइम पीरियड के हिसाब से, तो वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि महाभारत से ही कुछ एग्जाम्पल्स एज अ सोर्स वो यूज किए गए हैं, और फिर उनसे क्या हमारे लिए हिस्टोरिकल नॉलेज निकल कर आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे महाभारत जैसे जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर कुछ मैसेजेस स्टोरी फॉर्म में दिए गए होते हैं, जिनका हमें इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है कि वो इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। क्योंकि महाभारत जैसी बुक से एग्जैक्टली हिस्ट्री पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन का काम है जो वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वो इंटरप्रिटेशन भी दी गई है हिस्टोरियंस की, वो भी हमारे जो है टॉपिक का पार्ट है, उसको भी हम देखते रहेंगे साथ साथ। फिर अगर बात करें द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो ये जो चैप्टर शुरू होता है ना, वो एक आप कह सकते हो कि स्तूपा स्तूपा के डिस्क्रिप्शन से शुरू होता है ये चैप्टर, ठीक है। स्तूपा है क्या एक्चुअली, वो हम उसमें ही पढ़ेंगे। स्तूप एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आप कह सकते हो कि उल्टी कटोरी की शेप का एक स्ट्रक्चर है, जो कि महात्मा बुद्ध के रिमेन्स पर या उनकी चीजों के ऊपर बनाया जाता था। बुद्धिज्म में इसका बड़ी मान्यता है, वहां से ही चैप्टर शुरू होता है। और फिर धीरे 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 उसकी डिस्कवरी की कहानी है। फिर उसके साथ साथ जो महाजनपद पीरियड ही है, उस टाइम पीरियड में क्या क्या रिलीजियस बिलीफ्स डेवलप हो रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे थे वैदिक बिलीफ, इनके बाद वैदिक बिलीफ के बाद और कौन कौन से बिलीफ्स डेवलप हुए, जैसे जैनिज्म हुआ, वैष्णविज्म हुआ, शैविज्म हुआ। ये इनकी डेवलपमेंट की स्टोरी है, इनके क्या क्या बिलीफ्स हैं। और इस पे जो हमारा जो अगला फोकस है वो महात्मा बुद्ध और बुद्धिज्म के ऊपर रहेगा। अगला जो स्तूप, जैसे स्तूप दो तरह के स्तूप का डिस्कशन किया गया, एक तो अमरावती और सांची।
इनको किस तरीके से डिस्कवर किया गया, कैसे इनका आर्किटेक्चर सोशल चेंजेस को बताता है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर्स फ्रॉम सांची, डिस्कशन वेज इन विच स्कल्पचर्स हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियंस। इसके साथ साथ क्या रहेगा कि, और अगर आप देखोगे तो सांची के अंदर सिर्फ स्तूप ना मिलकर बहुत सारी हमें स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां भी मिलती हैं। ठीक है। वो किस तरीके से हमें सोशल चेंजेस और हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, उस पर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है। और आज तक हिस्टोरियंस ने उससे क्या इंटरप्रिटेशन ली है, उससे क्या मतलब निकाले गए हैं, वो भी हमारे इस टॉपिक का पार्ट है, इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखोगे जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि जिसके अंदर हमारे सामने एक स्कल्पचर रख दी जाती है, एक मूर्ति रख दी जाती है। अब वो किससे रिलेटेड है हम उसको नहीं जान पाते, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए साथ में टेक्स्ट का भी यूज किया गया है। अब ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कुछ स्टैचूज बनाए गए हैं तो उनका कोई ना कोई सेंस रहा होगा। ठीक है। वो हमारी सोसाइटी में होने वाले डायनामिक्स को बताती है, चेंजेस को बताती है। ठीक है। तो उसके साथ साथ हम उन अदर सोर्सेस को भी देखेंगे कि वो सोर्सेस क्या रहे, फिर हिस्टोरियंस की क्या इंटरप्रिटेशन है, और कैसे जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री किया जाता है इन सोर्सेस से, और बुद्धिज्म का यूज करके या बुद्धिज्म टेक्स्ट को यूज करके उसको हम देखेंगे। अगला देखिए, मेडाइवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट। देखिए, मेडाइवल ये जो हमारा सेक्शन है, अगर आप देखोगे वैसे तो हिस्ट्री की हमारी 3 किताबें हैं। पहली जो बुक है उसमें जो पूरा का पूरा फोकस है वो एंशियंट इंडिया पर फोकस है। सेकंड जो हमारी बुक है वो मेडाइवल हिस्ट्री पर फोकस करती है। अब मेडाइवल हिस्ट्री का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग लगभग आप कह सकते हो कि 12th सेंचुरी से और ब्रिटिशर्स के अराइवल तक का जो टाइम पीरियड है ना, उसे मेडाइवल कहते हैं। ठीक है। यूजुअली दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड इसके अंदर आता है। तो ये जो चैप्टर, ये जो बुक जहां से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, ये मेडाइवल हिस्ट्री को फोकस में लेकर चलती है। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है कि वो जो मेडाइवल हिस्ट्री है हमारी, उसमें जो हमारी सोसाइटी किस तरीके से काम करती थी, और उसका डिस्क्रिप्शन हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी जो लोग इंडिया में आए ट्रेवल करके बाहर से, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था हमारी मेडाइवल सोसाइटी को लेकर, वो क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं, कैसे किन किन चीजों के बारे में बताते हैं। अगर आप उस चैप्टर को देखोगे तो जैसे उसमें अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रेंकोइस बर्नियर, ये 3 ऐसे ट्रेवलर्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन सबसे बड़ा दिया गया है, जो उनका जिक्र ही सबसे ज्यादा है इसके अंदर। तो वो हमारी मेडाइवल सोसाइटी के बारे में क्या क्या बताते हैं, तो उनके नजरिए से हम हमारी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि ट्रेवलर्स के अकाउंट को क्यों पढ़ा जाता है? देखिए, ट्रेवलर्स के अकाउंट को इसलिए यूज किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि वो अनबायस्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारे लिए। अनबायस्ड का मतलब यह है कि वो इंडिया में आए, जो उन्होंने देखा उसको एग्जैक्टली नोट डाउन कर दिया। उनको कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी भी तरह का लालच नहीं था। ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ चीजों को वो समझने में इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है उस हिस्ट्री की। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बहुत यूजफुल सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा, आप कह सकते हो कि सोशल बैकग्राउंड, कल्चर उस टाइम पीरियड में कैसा था। ठीक है। और ट्रेवलर्स ने उनका कैसा डिस्क्रिप्शन दिया। उसके बाद देखोगे अ डिस्कशन ऑफ वेयर दे ट्रेवल्ड, why they traveled and what they wrote and for whom they wrote। हम ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने कहां कहां ट्रेवल किया, क्यों ट्रेवल किया, क्या लिखा और किसके लिए लिखा, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे कि पूरी बुक के अंदर आपके जगह जगह उनके अकाउंट से कुछ पोर्शन लेकर ऐड कर दिया गया है, ये समझाने के लिए कि वो किस तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं चीजों के बारे में। ठीक है। और फिर देखिए, व्हाट दीज ट्रेवलर अकाउंट्स कैन टेल अस एंड हाउ दे हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय द हिस्टोरियंस। हम ये भी देखेंगे कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक हमारी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, क्या हमने समझा है उनके अकाउंट्स से, ये भी हम देखने की कोशिश इसमें करेंगे।
चलिए देखिए, उसके बाद रिलीजियस हिस्ट्रीज, द भक्ति सूफी ट्रेडिशन। देखो आप एक चीज नोटिस करोगे यहां पर, जो अगला चैप्टर है ये भी मेडाइवल पीरियड का ही है, ठीक है, और ये भक्ति सूफी ट्रेडिशन पर फोकस करके चलता है। अब भक्ति और सूफी दो दो मूवमेंट्स है, ठीक है। भक्ति जो आंदोलन है, भक्ति जो मूवमेंट है, ये जुड़ा हुआ है हिंदुइज्म से, और सूफी ट्रेडिशन है ये इस्लाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हिंदुइज्म और इस्लाम की बात करता है, ये मिडाइवल पीरियड का ही है। जो भक्ति मूवमेंट है ये शुरू होता है साउथ इंडिया से, और सूफी ट्रेडिशन है ये आप कह सकते हो नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट होता है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं, जब 1192 के अंदर जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई उसमें मोहम्मद गोरी जब जीतता है तो वो उनके साथ ही आते हैं और इंडिया में आकर बस जाते हैं, अजमेर को अपना सेंटर बनाते हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे सूफी और भक्ति मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, क्या कारण था कि ये मूवमेंट इतना ज्यादा स्प्रेड हुआ। इसमें जैसे आउटलाइन ऑफ रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इस टाइम पीरियड में रिलीजन में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे ये हमें पढ़ना है। तो ये दो डेवलपमेंट तो सबसे मेन है, भक्ति और सूफी। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी डेवलपमेंट्स और हैं जो रीजनल लेवल पर हुई रिलीजन के अंदर, चाहे फिर वो इस्लाम हो और चाहे हिंदुइज्म हो, दो इन सभी टॉपिक्स को हमें कवर करके चलना है। फिर आइडिया एंड प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति एंड सूफी सेंट्स, कि भक्ति और सूफी सेंट्स जो हुए उनके क्या क्या आइडियाज और क्या क्या उनकी प्रैक्टिसेस थी, उसको भी हमें देखकर चलना है, ठीक है। हाउ भक्ति सूफी कॉम्पोजिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड, अब ये उनके सोर्सेस की बात कर रहे हैं कि जो भक्ति और सूफी कॉम्पोजिशंस हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रखा गया, और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेज मेंशन किए गए हैं जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली उनसे उठाकर चीजें डाल दी गई हैं, चाहे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हो और चाहे फिर भक्ति सूफी सेंट्स के ही कुछ पोएम्स हो, उनको उसके अंदर मेंशन कर दिया गया है। जैसे मीराबाई की पोएम्स को भी इसमें मेंशन किया गया है। ways in which these have been interpreted by the historians, और हम ये भी देखेंगे कि इनका कैसे इंटरप्रिटेशन किया गया है, हिस्टोरियंस ने इसको कैसे समझने की कोशिश की गई है। देखो भक्ति और सूफी जो मूवमेंट है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि चैलेंज था सोसाइटी में ऑलरेडी चल रही सोशल प्रैक्टिसेस को, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो सोसाइटी धीरे धीरे ऑर्थोडॉक्स होती जा रही थी, ज्यादा रिचुअलिस्टिक होती जा रही थी, उसको एक चैलेंज प्रेजेंट किया इस पूरे के पूरे भक्ति सूफी ट्रेडिशन में। नेक्स्ट हमारा है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी। ये जो हमारा चैप्टर है ये जुड़ा हुआ है विजयनगर एम्पायर से। मेनली इसमें फिर वही बात जैसे मैंने मेंशन किया था कि आजकल पॉलिटिकल हिस्ट्री से शिफ्ट चेंज होकर सोशल कल्चरल इकोनॉमिक हिस्ट्री पर हो गया है। हमारा ये जो चैप्टर है कि न्यू आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी, जैसे मैंने बताया कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, बट विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड होकर भी इसके अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री का जिक्र है जो बहुत कम है। इसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो आर्किटेक्चर पर है, बिल्डिंग्स के ऊपर है, कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया चीजों का, उसको फोकस में लेकर चलता है। आप पहला आप देख रहे होंगे आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग विजयनगर पीरियड, टेम्पल्स, फोर्ट्स, इरिगेशन सिस्टम, और इन सब चीजों पर ये फोकस करके चलता है कि कौन कौन से टेम्पल बनाए गए विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में, फोर्टिफिकेशन की सिचुएशन क्या थी, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी थी, ये उस पर फोकस लेके चलता है। दूसरा है रिलेशन बिटवीन आर्किटेक्चर एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, और आर्किटेक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या रिलेशन था, कैसे आर्किटेक्चर ने पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट किया, या यूं कह सकते हो कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम ने आर्किटेक्चर को इफेक्ट किया। क्यों जो किंग्स हैं वो इतना ज्यादा फोकस्ड हैं कि उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, इरिगेशन सिस्टम बनवाया, क्यों है ऐसा, ये सब चीजें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर विजुअल्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ हम्पी मिल जाएंगे, कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो हम्पी के जो रिमेन्स हैं उनको दिखाया गया है इसके अंदर, ठीक है।
फिर डिस्कशन इन विच वे हिस्टोरियंस हैव एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड दीज स्ट्रक्चर्स, और हम इनसे क्या समझते हैं, हिस्टोरियंस क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे लिए क्या मैसेज है, ये जो रिमेन्स है उससे कैसे हिस्ट्री को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे हिस्ट्री निकाली जा सकती है, ये भी हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए एजुरेरियन रिलेशंस द आइन ए अकबरी, ये जो चैप्टर है ये मुगल पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, आइन ए अकबरी लिखने वाला जो आदमी था वो था अबुल फजल, अकबर का कोर्टियर है, नवरत्नों में से एक है। अकबर के टाइम पीरियड की हिस्ट्री को मेंशन किया गया है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अकबर की बायोग्राफी है, इसके अंदर कोर्ट की हिस्ट्री को भी मेंशन किया गया है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था उसको भी मेंशन किया गया है। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ये स्पेशली फोकस है एजरेरियन रिलेशन। एजरेरियन रिलेशंस का यहां पर सिंपल सा मतलब ये है कि ये बात कर रहा है एग्रीकल्चरल सोसाइटी की, कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन कैसी थी, लैंड रेवेन्यू कैसा था, कैसे कलेक्शन किया जाता था, कैसे लैंड को डिवाइड किया गया है, ये सब उसमें बताया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एजरेरियन रिलेशन इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, जैसे मैंने बताया कि एजरेरियन रिलेशंस किस तरीके से काम करते थे, कैसे आप कह सकते हो कि चेन ऑफ ऑफिसर्स होती थी जिनका काम होता था कि कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है। पैटर्न्स ऑफ चेंज ओवर द पीरियड, कैसे एजरेरियन सोसाइटी में, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में कैसे थ्रू आउट द टाइम पीरियड चेंजेस आए, उसको भी मेंशन किया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि वह उस सोसाइटी में उन चेंजेस के कारण विमेंस के ऊपर, ठीक है, और जो आप कह सकते हो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो सोसाइटी में सबसे नीचे है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहा इसका, ये भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। फिर इसके अंदर अकाउंट ऑफ द कंप्लीशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द आईन अकबरी, इसके साथ साथ आईन अकबरी को भी फोकस में लेकर चला गया है कि आईन अकबरी में है क्या क्या, कितने वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर कब कब उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो आईन अकबरी के बारे में बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन इस बुक में दिया गया है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और थ्रू आउट आप अगर पीछे के एग्जाम्स देखोगे उनमें पूछे भी गए हैं, तो वो भी हमारा जो है अब डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। फ्रॉम द आईन अकबरी, अब जैसे कि हर चैप्टर में आप देखते हो कि जो एग्जैक्ट सोर्स है हिस्ट्री का, उससे कुछ पार्ट्स को मेंशन किया गया है बुक के अंदर, वो भी आपको यहां देखने को मिलेगा। उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे हम उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जब हमारा चैप्टर हम उस पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये कि हम हमारे लिए वो कैसे यूजफुल है, कैसे हमें वो जानकारी देता है, हम उससे क्या समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट हिस्ट्री ना बताकर इनडायरेक्ट वे में हिस्ट्री बताते हैं। जब महाभारत की बात चल रही तब भी मैंने आपको बताया था, तो हम उनसे हमें हिस्ट्री निकालनी पड़ती है, उससे इंटरप्रिटेशन लेनी पड़ती है। चलिए, फिर अगला है मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू द क्रॉनिकल्स। देखिए ये चैप्टर सीयूईटी का तो पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया है, तो यानी बोर्ड एग्जामिनेशन का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली फोकस करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। ठीक है, और कौन सी हिस्ट्री, 15 टू 17th सेंचुरी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर इसको बहुत इजी वे में बताऊं तो मुगल हिस्ट्री पर। तो जो मुगल पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसका यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मुगल कोर्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ठीक है, उसके बारे में भी बताया गया है कि मुगल कोर्ट में किस तरीके से चीजें काम करती थी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, किंग की डेली रूटीन क्या होता था, ये तक इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसमिशन। अब हमारे लिए इस टाइम पीरियड का जो हिस्ट्री का सोर्स है ना वो क्रॉनिकल्स है। क्रॉनिकल्स का मतलब है टेक्स्ट जो उस टाइम पीरियड में लिखे गए, वो हमारे लिए क्रॉनिकल्स का काम करते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन कैसे होता था, कैसे उनको लिखा जाता था, कैसे कितना आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट फोकस्ड था क्रॉनिकल्स के प्रोडक्शन के लिए, तो उसका भी अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। फिर कैसे थ्रू आउट द टाइम पीरियड उनका जो ट्रांसलेशन हुआ ये भी बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, और अकबरनामा जो कि एक पार्ट है आईन अकबरी का, ये आप कह सकते हो,
उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पादशाहनामा, ये भी उस टाइम पीरियड की क्रॉनिकल है जो हमें उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो वहां से कुछ आप कह सकते हो उसके जो हिस्से हैं वो हमारी बुक में डाल दिए गए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लगेगा किस तरीके से जो बुक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन रियलिटी में दिया गया है। फिर हमारा कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। ये हम हमारी थर्ड बुक जो आप कह सकते हो कि उसके अंदर हम एंटर कर गए। थर्ड बुक में अगर आप आकर देखोगे, आपके पास होगी बुक, आपने पढ़ी भी होगी, तो जो थर्ड बुक है वो मॉडर्न इंडिया पर फोकस्ड है। मॉडर्न इंडिया का वो टाइम पीरियड है जो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, उसे मॉडर्न टाइम पीरियड कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया कह दिया जाता है उसको। तो उस पर हमारी ये बुक फोकस्ड है। तो सबसे पहले हमें जो इसमें पढ़ना है कि एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, चीजों को उन्होंने कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद जो रूरल एरियाज हैं उनको कॉलोनियलिज्म ने कैसे इफेक्ट किया। ठीक है, अब उसमें सबसे पहली बात यह कि लाइफ ऑफ जमींदार्स कैसी थी, जमींदारी सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ने को मिलेगा। पीजेंट्स की क्या सिचुएशन थी, आर्टिजन्स की क्या सिचुएशन थी 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका रेवेन्यू सेटलमेंट्स, उन्होंने किस किस तरीके से टैक्स इंपोज किया, कैसे टैक्स कलेक्शन किया, ठीक है, क्या उनके सर्वेज रहे, ठीक है, और थ्रू आउट द टाइम पीरियड कैसे वो अपनी चीजों को बदलते रहे, कैसे उन्होंने अपने रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाने की कोशिश की, परमानेंट सेटलमेंट अप्लाई किया गया, रैयतबाड़ी सिस्टम अप्लाई किया गया, महलबाड़ी सिस्टम है, तो उनके क्या रेवेन्यू सिस्टम थे उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, और उसका इन रियलिटी इफेक्ट क्या था। अगर आप उस चैप्टर को देखोगे तो जब ये चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए ना, ब्रिटिशर्स ने अपने जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स अप्लाई किए गए, तो आप देखोगे लोगों का रिएक्शन क्या रहा उसके लिए, कैसे उन्होंने आप कह सकते हो कि रूरल एरिया को इफेक्ट किया, और फिर उसके बाद रिवोल्ट्स होते हैं, उन रिवोल्ट्स को लेकर ब्रिटिशर्स की क्या रिपोर्ट्स रही, क्या रिकॉर्ड्स रहे, वो भी हमारे पास इसमें जो एज अ सोर्स है वो अवेलेबल रहेंगे। आप देखोगे एन अकाउंट ऑफ व्हाई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस इनटू रूरल सोसाइटीज वर अंडरटेकन एंड द टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। उस टाइम पीरियड में जो इन्होंने सर्वेस किए, जो रिपोर्ट्स पब्लिश की, चाहे वो रिवोल्ट को लेकर हो, चाहे किसी रेवेन्यू को बढ़ाने को रिलेटेड सर्वे हो, तो वो उसके अंदर जो हमारे लिए एक सोर्स का काम करते हैं। और आप देखोगे यहां पर एक है फिफ्थ रिपोर्ट, फ्रांसिस बुकानन, उसकी जो फिफ्थ रिपोर्ट, सॉरी ये एक इसमें मेरे से मिस्टेक रही, फिफ्थ रिपोर्ट एक्चुअली क्या थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए जो वहां की जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ एक्ट पास किए थे। उन एक्ट में कंपनी को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो अपने काम की जो जो उन्होंने काम किया है उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। तो उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, तो उसमें एक फिफ्थ रिपोर्ट थी, वो काफी इंपॉर्टेंट थी, बंगाल के जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड ये रिपोर्ट है। वो एज अ सोर्स हमें वहां पर मेंशन की गई है कि उस रिपोर्ट्स में क्या क्या मेंशन किया गया है। अगर आप बोर्ड का पेपर देखोगे तो इनडायरेक्टली एज अ सोर्स उसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं या ना के बराबर आते हैं, लेकिन सीयूईटी में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार के एग्जाम में एज अ सोर्स उसको दे दिया गया, ठीक है, और उससे एमसीक्यूज पुट अप कर लिए गए, ठीक है, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो, ठीक है। फिर अकाउंट्स ऑफ फ्रांसिस बुकानन, एक आप कह सकते हो कि एक पर्सन था जिसको सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि वो जाए और बता सके कि कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से हमें आप और सोर्सेज और रिसोर्सेज मिल सकते हैं इनकम के। तो इसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया था। उन्होंने एक जो अपनी डायरी लिखी, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने जो डायरी में मेंशन किया वो भी एज अ सोर्स उस चैप्टर में क्या है मेंशन किया गया है। तो वो भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और इसके साथ साथ डेक्कन रॉयट्स रिपोर्ट, जो बॉम्बे डेक्कन का एरिया है वहां पर जो रॉयट्स हुए, जो आप कह सकते हो कि दंगे हुए, उसके ऊपर भी वहां के जो आप जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, वो भी हमारे लिए एज अ सोर्स इसके अंदर अवेलेबल है। चलिए देखिए अगला है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857, काफी फेमस पोर्शन है इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है।
उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो पहली बात जो इसमें मेंशन की गई है, द इवेंट्स ऑफ 1857 एंड 1858, ये मेंशन किया गया है एक तो इसके अंदर कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या थे, क्या क्या हुआ उस टाइम पीरियड में, या आप कह सकते हो कि 1857 की जो रिवोल्ट है उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर दे रखा है, और फिर कैसे उन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया और कैसे नरेट किया गया। ठीक है, फोकस जो है वो लखनऊ इसके अंदर काफी, उसके अंदर हमें लेकर चलना है लखनऊ को फोकस में। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में जो इवेंट्स हुए उनको रिकॉर्ड तो कर लिया गया, लेकिन नरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनको लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने ना पिक्चर्स का बहुत यूज किया। अब वो पिक्चर्स हमारे यहां पर मेंशन की गई हैं बुक के अंदर। हर पिक्चर की उसके अंदर इंटरप्रिटेशन भी बताई गई है कि इंटरप्रिटेशन क्या निकाली गई है। एक्चुअली पहले अगर आप उस चैप्टर को देखोगे तो उसके अंदर यूं दिखाया गया कि पहले कुछ ऐसी पिक्चर्स वहां पर पब्लिश की गई ब्रिटेन के अंदर, जिसके अंदर यह दिखाया जाए कि इंडियंस ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे विमेंस को ऐसे बड़ा डरा हुआ दिखाया गया है, और एक पिक्चर आप देखोगे जिसमें विमेंस बैठी हैं तीन चार और डेथ का वेट कर रही हैं, और इधर से जो रिबेलियन करने वाले लोग हैं वो एंटर कर रहे हैं, और दूसरी साइड से ब्रिटिश सोल्जर्स एज अ सेवियर उनको दिखाया गया वो एंटर कर रहे हैं। ये एक तरीके का सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश थी, एंटी इंडियन सेंटिमेंट, ताकि क्या हो कि उसके बाद जब ब्रिटिशर्स रिवोल्ट को सप्रेस करें और इंडियंस को बहुत ब्रूटल तरीके से सप्रेस किया जाएगा, तब ब्रिटिशर्स की जो इमेज है वो खराब ना हो अपनी पब्लिक के सामने। तो वो पिक्चर्स की जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पिक्चर्स को मेंशन किया गया है हमारे इस चैप्टर में, और कैसे फिर उनसे हिस्ट्री हम इंटरप्रेट कर सकते हैं उस टाइम पीरियड की, वो भी हम देखेंगे। फिर देखिए आप, कॉलोनियलिज्म एंड द इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान्स एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट्स, ये भी एनसीईआरटी से ये चैप्टर है वो हटा दिया गया है। बोर्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश इंडिया की अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने कुछ सिटीज डेवलप की इंडिया के अंदर। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ, जैसे मुंबई दे रखा है, चेन्नई दे रखा है, कुछ हिल स्टेशन है उन्होंने डेवलप किए, कैंटोनमेंट टाउन्स डेवलप किए 18th और 19th सेंचुरी के अंदर, उनसे रिलेटेड फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, प्लान ऑफ सिटीज। ठीक है, कि किस तरीके से टाउन प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई, उनके ऊपर रिपोर्ट्स पब्लिश की गई हैं। फोकस ऑन कलकत्ता, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो कलकत्ता की प्लानिंग के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से कोलकाता एज अ शहर, एज अ सिटी डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। अगला देखिए, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्पररी आईज, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो महात्मा गांधी पर फोकस्ड है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसको इसके अंदर मेंशन किया गया है। अगर आप देखोगे तो नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेकर 48, तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट की क्या स्ट्रक्चर रही, क्या सिचुएशन रही 1918 से लेकर 48 तक की हिस्ट्री इसके अंदर दे रखी है। द नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडर्स, फोकस ऑन महात्मा गांधी इन 1931, कि इस टाइम पीरियड में गांधीयन पॉलिटिक्स क्या है उसको भी हम फोकस में लेकर चलेंगे। गांधी के आइडियाज क्या रहे पॉलिटिक्स को लेकर हो, चाहे इंडियन फ्रीडम को लेकर हो, उसको भी हम लेकर चलेंगे। मेनली फोकस हमारा गांधी पर रहेगा, और 1931 को हम उस पर जो हमारा मेन फोकस रहेगा। 1931 के अंदर गांधी जी ने काफी बड़ा मूवमेंट किया था। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं, सॉरी 1930 में किया था, उसके बाद 31 के अंदर जो इरविन पैक्ट, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है वो हम देखेंगे। और उस टाइम पे जो सोल्ट मार्च रहा या कोई भी मूवमेंट रहा गांधी जी का, उसमें क्या उस टाइम पीरियड में रिपोर्ट्स क्या क्या पब्लिश हुई, ठीक है, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के अंदर, और उस टाइम पीरियड में जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने देखा उस आंदोलन को चलते हुए, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सारे के सारे सोर्सेज इसके अंदर मेंशन कर दिए गए हैं। इसीलिए इसका नाम है कंटेम्पररी आइज। जो लोग उस टाइम पीरियड में मौजूद थे उन्होंने देखा किस तरीके से गांधी काम कर रहे हैं, और फर्स्ट हैंड सोर्सेज हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो इससे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि, और फिर यह है कि हाउ न्यूज़पेपर कैन बी अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि न्यूज़पेपर से भी कैसे हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कैसे हमें हिस्ट्री का पता लग सकता है, ये भी इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। फिर देखिए हमारा पार्टीशन थ्रू
ओरल सोर्सेस। ठीक है, अब ये भी चैप्टर वैसे देखा जाए तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब 12th बोर्ड के सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में अब तो हट गया है, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में अभी भी है। ठीक है, तो इसमें 1940s की जो हिस्ट्री है वो बताई गई है, कैसे इंडिया का पार्टीशन होता है। यानी ये वो टाइम पीरियड था जब नेशनलिज्म का टाइम पीरियड भी है और कम्युनलिज्म का टाइम पीरियड भी है। यानी एक तरफ तो कंट्री में नेशनल नेशनल सेंटिमेंट जो है वो काफी ज्यादा हावी है, और उसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम झगड़े भी हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पार्टीशन है वो कैसे होता है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था पार्टीशन को लेकर, इसका लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी, क्योंकि इसके अंदर ओरल टेस्टिमनीज है वो मेंशन की गई हैं। यानी जो लोग पार्टीशन से इफेक्टेड थे उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो रिकॉर्ड किए गए उस टाइम पीरियड में, उनको इसके अंदर मेंशन किया गया है। और मेन फोकस इसमें दो जो हमारे स्टेट्स है पंजाब और बंगाल को लेकर रहेगा। ठीक है, और फिर वेज इन विच दीज हैव बीन एनालाइज्ड एंड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट, कि इनको हमने कैसे एनालाइज किया और इससे कैसे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया इस टाइम पीरियड की, ये हमारा इसमें चर्चा का विषय रहेगा। और फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी अब नहीं है हमारे 12th बोर्ड के सिलेबस में तो, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस का ये पार्ट रहेगा। तो इसमें एक तो है इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया एज एक नई कंट्री बनकर उस टाइम पीरियड में सामने आता है, क्या क्या सिचुएशन थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो क्या रही। तो इसमें जो मेन फोकस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स को लेकर, कि क्या अलग अलग लीडर्स की क्या क्या डिमांड थी, क्या क्या डिबेट्स हुई, किस चीज चीज पर डिबेट की गई। ठीक है, इन सब चीजों को इसमें बताया गया है। और जो उस टाइम पीरियड में असेंबली में डिबेट्स हुई उनको, कुछ डिबेट्स एज इट इज इसके अंदर मेंशन कर रखी है, तो वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एक क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा इसमें। ठीक है, और फिर हमने कैसे, हमें इन डिबेट से पता लगता है कि हमारी क्या कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में, क्या रीजनल एस्पिरेशन थी, क्या रीजनल जो लीडर्स हैं वो क्या चाहते थे, वो सब चीजें हमें इसमें निकलकर सामने आती हैं। तो ये हमारा टोटल जो सिलेबस है वो हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा सीयूईटी के लिए। ठीक है, थ्रू आउट टाइम आपको आगे जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और हम ये भी देखेंगे हर एक चैप्टर को, और उसके साथ साथ हम कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एमसीक्यूज बोर्ड में आते हैं और जो सीयूईटी में आते हैं उनमें काफी डिफरेंस रहता है, पैटर्न का डिफरेंस रहता है। हालांकि सिलेबस सेम है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो भी हम देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।